हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT-UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ आपके लिए PYQs ढूंढ रही हूँ, बना रही हूँ, हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, इतने सारे नोट्स हम प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब सारी मेहनत मैं करूँ, आप लोगों की बारी है। तो जल्दी से हर एक हमारे जो चैनल पे एक एक बच्चा जो है, मतलब कि अगर एक एक शेयर भी करेगा तो काफी जो है काम होगा। तो अभी हम लोग इतना हो चुके हैं कि हम लोग एक एक शेयर भी करेंगे तो जो है अच्छे से कुछ अच्छी ग्रोथ होगी हमारी जो है इस यूट्यूब चैनल की फैमिली की। तो जल्दी से कीजिए यार प्लीज, आप लोग जो है इसको जल्दी से ग्रो अप कीजिए ताकि हम और भी अच्छा काम कर सके और भी चीजें हम ऐड कर सके इसमें। ठीक है, तो आई होप कि हर हर एक जो है स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहा है वो जरूर इसको शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ और जो भी एनटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी शेयर कीजिए और इसके साथ जुड़िए भी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ पर आपको जो है हमारी क्लास, हमारे सेशन से रिलेटेड PDFs यानी कि नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो यहाँ पर जुड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और रेगुलर अपडेट भी आपको यहीं दी जाती है। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। क्या मिनी मैराथन करने वाले हैं हम, और इससे पहले भी हम ICT की मिनी मैराथन कर आ चुके हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे आपके सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ना नहीं है बीच में, बस उसको पूरा करिए, आप आगे बढ़ाइए और हमारे इस चैनल को जो है अच्छे से जो है वहां तक पहुंचाइए जहां पर इसे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम मिनी मैराथन करने वाले हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास। ठीक है, हम कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन इतने इंपॉर्टेंट होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs और MCQs है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यहाँ पर जो कि हम करने वाले हैं और जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे और करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सारा हम क्या करने वाले हैं, हिंदी में ही करने वाले हैं जैसा कि हमारी क्लास का मोटिव है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा के संचार को सामान्यतया समझा जाता है कि वह होगा, कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए, सेलेक्टिव हो या फिर कॉग्निटिव हो, प्रभावी इफेक्टिव हो या फिर भावनात्मक होना चाहिए। तो किस प्रकार का जो है होना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है किया जा रहा है। तो आंसर है इसका भावात्मक। कैसा होना चाहिए? भावात्मक। क्यों? क्योंकि क्लास में अगर सिर्फ कॉग्निटिव चीजें ही होती रहेंगी, कॉग्निटिव भी जरूरत है, इफेक्टिव भी होना चाहिए, लेकिन वह भावना का सबसे बड़ा स्थान है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट है, उसको जो है मेंटली और जो है उसको ग्रो करने के एक स्पेस जो है वो वहीं मिलता है। ठीक है ना, कक्षा में ही मिलता है जहां पर वो अपने आप को पूरा क्या कर पाता है, ग्रो कर पाता है। एक छोटे लेवल से वो बड़े छोटे से बड़ा होता है, वहीं ग्रो होता है ना। स्कूल में एक बच्चा जो है स्कूल में जाता है और जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो वो अडल्ट हो, ऑलमोस्ट अडल्ट हो चुका होता है ना। 17 16 17 साल के होते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां से उनको मिल रही है। तो वो भावनात्मक होना बहुत जरूरी है, भावात्मक होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन हम जो है पढ़ आए हैं पूरा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं। तो जिसने भी कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ा है, हमने 3 क्लास में उसके जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो सकती थी, एग्जाम के नजरिए से जितनी भी चीजें जरूरी थी वो सब करके आए हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो क्लासेस जरूर देखेगा और फिर ये टेस्ट लगाएगा। ठीक है, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? यानी कि संस्थागत जो संचार है, कैसा संचार हो सकता है? संस्था में क्या होते हैं, लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप में बात होती है, तो कैसा होगा? ये किया था हमने, याद होगा आपको। अंतर व्यक्तिक संचार, अंतर वैक्तिक संचार, अंतर वैक्तिक संचार, समूह संचार या जन संचार। आई होप सबको आंसर पता होगा कैसा होता है। समूह संचार होता है ना, जहाँ पे बहुत एक दो से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वहां पर कौन सा वाला संचार चलता है या कौन सा वाला जो है आपका कम्युनिकेशन होता है, तो होता है समूह संचार। ठीक है, बाकी के दो हमने अच्छे से, बाकी के तीन, दो क्या बाकी चारों ही हमने अच्छे से समझ लिए थे। किसमें आते हैं ये? संबंध के उसके अंदर आते हैं ये। ठीक है ना, हमने किया था ना वर्गीकरण, किस तरीके से जो है वर्गीकरण किया गया था, तो उसके हिसाब से आप इसको पढ़िए। अगर अगर आपको यहाँ से और इसको डीप समझना है तो आप क्लास देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, संचार माध्यम का अपने कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रवक्ता को क्या कहते हैं? यानी कि संचार माध्यम का अपने कार्य सिद्धि के लिए, यानी कि अपने काम के लिए वो कैसा यूज कर रहा है उसका, उस तरीके के श्रोता को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय श्रोता,
सक्रिय श्रोता, सकारात्मक श्रोता या नकारात्मक श्रोता, क्या कहेंगे भाई उसको? तो द आंसर इज सक्रिय। एक्टिव है ना वो अपने काम के लिए, निष्क्रिय तो हो नहीं सकता, निष्क्रिय मतलब पैसिव, जो कि कुछ काम कर ही नहीं रहा। सकारात्मक और नकारात्मक इसमें बात ही नहीं आती है कि वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो यहाँ पर आएगा सक्रिय श्रोता, यानी कि एक्टिव जो होगा लिसनर, एक्टिव लिसनर जो होगा वो कैसे होगा? अपनी कार्य सिद्धि के लिए करने वाले प्रवक्ता को क्या कहते हैं? तो सक्रिय श्रोता कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 4, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? भाई क्या होता है या नहीं ये बताना है। क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है या नहीं? कभी नहीं होता, शायद ही कभी, सदैव या प्रयुक्त। हमने देखो हमने किया था कि जब कम्युनिकेशन, इस वक्त जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम, ये भी दो तरफा है, जब भी तो इफेक्टिव है ना ये। अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपका क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, या आप ऐसे कुछ करो, या अच्छा था क्लास, या इस तरीके से फीडबैक मिलता है। तो जब हमें कम्युनिकेशन में फीडबैक मिल जाए या फिर उससे रिलेटेड चीजें, उसका रिप्लाई मिल जाता है, तभी वो दो तरफा होता है ना। और एक तरफा किस तरीके से किया था हमने? एक मार्गी किया था ना, एक मार्गी, द्विमार्गी, एक तरफा और दो तरफा। तो एक मार्गी कैसा होता है? भाषण दिए जा रहे, भाषण में क्या होता है? इंटरेस्ट लेके सुनते नहीं है लोग, बैठे आराम से सुन रहे हैं, है ना। लेकिन जब कक्षा में पढ़ाया जा रहा होता है या समूह में बात चल रही होती है, तो वो दो तरफा संप्रेषण हो जाता है, वहां पर आपको एक्टिव रहना भी जरूरी है। तो इसीलिए हमेशा ही दो तरफा संप्रेषण हमेशा सदैव ही प्रभावपूर्ण रहता है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व, अभी अभी हमने बात की, संदेश, प्रतिपुष्टि, कुटलेखन या फिर संकेत वाचन। तो प्रतिपुष्टि ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? प्रतिपुष्टि। ठीक है, इससे पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले 1 2 3, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 2014 के हैं। ठीक है ना, ये पीवाईक्यूज है आपके, मैं बता देती हूँ। आपके पहले 3 क्वेश्चन जो रहे हैं आपके, क्वेश्चन 3 यानी कि 1 से लेकर आपका 3 तक क्वेश्चन आपके 2014 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब ये हम जो कर रहे हैं, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना, एमसीक्यूज है ये। इसके बाद है, तो ये अब तक आपको क्लियर है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो कुछ भी चीजें सॉल्व कर, देखो मैंने तो आपकी तरफ आपको बोल दिया, सबको समझा दिया, लेकिन जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा, आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको क्लास सही लग रही है, नहीं लग रही, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि अपना मैसेज, आपका कमेंट जो है बहुत जरूरी है, आपका जो लाइक है वो बहुत जरूरी है, इससे मुझे फीडबैक मिलता है। और फीडबैक मिलना कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो सेंडर है या फिर जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसको क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, और वो और अच्छे से चीजों को करता है। और प्रोत्साहन के साथ साथ तो समझ में आता है कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें करेक्ट है। ठीक है, सामने वाले को समझ में आ रही है। तो ये चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी प्रतिपुष्टि। शब्द होते हैं, कैसे होते हैं भाई? गुणबोधक, बाधक, चिन्ह या फिर अनावश्यक। कैसे होते हैं शब्द? क्या होते हैं शब्द? क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 में आपको बताना है कि जो आपके शब्द हैं वो कैसे होते हैं। तो शब्द आपके होते हैं चिन्ह। चिन्ह होते हैं ना एक तरीके से, भैया उससे आपको डिनोट में आपको पता चलता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो शब्द कैसे होते हैं? चिन्ह होते हैं। प्रश्न संख्या 7, देखिए हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं अब तक। आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होना चाहिए, बहुत ही इजी लग रहा होगा। अगर पढ़ लिया है आपने हमारी क्लास से या फिर अपने आप से भी पढ़ा होगा, अगर ये चीजें ऐसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन में, बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। देखो कम्युनिकेट हर बंदा करता है ना। हम घर में, अपने बाहर जाते, किसी जगह पर, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी बेसिक चीजों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए टॉपिक आपको। आगे, संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में बाधा, जब फीडबैक नहीं आ पा रहा है तो उसमें कौन सी चीज जो है आपका क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। फीडबैक कब नहीं आएगा? देखो मैं बोल रही हूँ और इस वक्त पे आपकी क्लास इंटरप्ट हो जा रही है, मान लो आपका नेटवर्क स्लो है या फिर प्रोसेसिंग चल रही है या बफरिंग हो जा रही है, तो तब क्या होगा? क्या आप फीडबैक दे पाएंगे? नहीं, तब आप फीडबैक नहीं दे पाएंगे ना। तो वो उसे क्या कहते हैं? उन बाधाओं को, उसको कहते हैं शोर, उसे कहा जाता है शोर। हमने किया है ये, नॉइस है ना, शोर। फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि भौतिक, मानसिक, किसी भी तरीके की जो, देखो शोर का मतलब हमने वहां बहुत अच्छे से समझा था, एक बार और यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। शोर का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है, जब मैसेज आपकी जब मेरा बात जब आप तक पहुंच नहीं पा रही है, चाहे वो कोई भी वजह हो, भौतिक वजह हो, मानसिक वजह हो या फिर किसी भी तरीके की वजह हो, जब मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो क्या है? बाधा है, और उस बाधा को शोर कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। और माध्यम, सॉरी, माध्यम क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन
ठीक है, विघटन, डिस्ट्रप्शन को क्या कहा जाता है? तो उल्लंघन कहा जाता है, प्रतिपुष्टि, शोर, परस्पर प्रभाव डालना क्या कहा जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और समझ लेना है कि क्या कहा जा रहा है। क्या बोल रहा है? विघटन को जब टूट जाती है, जो प्रक्रिया है, संप्रेषण की प्रोसेस चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, जब ये टूट जाएगा नेटवर्क की वजह से या किसी भी वजह से, तब वो चीज क्या होगी? देखिए कब टूटता है, अभी अभी करके आए हैं, तो क्या है, शोर के कारण ही होता है ऐसा। अब वो किसी भी तरीके का शोर हो सकता है, ठीक है, बाधा हो सकती है। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी, लेवल सी की बात कर रहा है, के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? लेवल के रूप में, यानी लेवल सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया? चैनल शोर, अर्थ संबंधी शोर, मनोवैज्ञानिक शोर या फिर स्रोत शोर? तो क्या होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे। संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, चैनल शोर को। ठीक है ना, चैनल शोर को क्या है, स्तर सी के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? क्या चीज ऐसी है जो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फिर आंसर करिएगा। तो शोर का अभाव, सूचना का निरूपण यानी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, सूचना का अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है तब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। तो भाई जब शोर नहीं होगा तभी तभी तो जो है अवरोध नहीं होगा ना। तो शोर का अभाव छोड़कर बाकी सब, अगर डिस्ट्रॉशन होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, हम समझ नहीं पाएंगे, और ओवरलोड हो जाएगी तब भी हम जो है हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। प्रश्न संख्या 11, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कथन कारण टाइप में, या अभिकथन और तर्क दिए जाते हैं कि ये दोनों, और पूछे जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ लेंगे आज ही। कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्वरित और लचीला होना चाहिए। यानी कि औपचारिक की बात कर रहे हैं, औपचारिक मतलब कि फॉर्मल की बात कर रहे हैं। अब हमने दो टाइप के किए थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पे औपचारिक की बात हो रही है। औपचारिक संप्रेषण त्वरित व लचीला होना चाहिए। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रभाव है। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रभाव है। प्रश्न संख्या 11, तो क्या होना चाहिए? दोनों सही है, दोनों गलत हैं। और उसकी देखिए दोनों ए और बी सत्य है, यानी कि ए और आर सत्य है, और ए आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य हैं, परंतु एक आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्या होना चाहिए? क्या औपचारिक यानी कि जो फॉर्मल है वो लचीला होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें नियम, क्योंकि वहां पे फॉर्मल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, औपचारिक संप्रेषण जब करते हैं, तो वो कैसा होता है भाई? वो कैसा होता है? नियमों से बंधा हुआ होता है, तो वह लचीला नहीं हो सकता। तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध होता है, बिल्कुल होता है भाई, और व्यवस्थित प्रभाव है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए ए गलत और आर सही होगा इसका। ठीक है, अगला। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है, फिर आते हैं हम ऑप्शंस पे। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? कौन कौन सी इनमें से संप्रेषण की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मैं तो आदान प्रदान शामिल है। मतों का, सॉरी ये मतों है भाई, मैं तो नहीं है, मतों है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, मतों का जो है आदान प्रदान शामिल है, पहली चीज कह रहा है। फिर सूचना में, सॉरी संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण वित्तीय प्रक्रिया है। देखो कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? ऑड वन आउट करते हैं। कैसे करते हैं? ऑड वन आउट करके हम इसे कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ऑड वन आउट, यानी कि जो हमें सही नहीं लग रहा उसको हम वहां पर से हटा देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ऑड वन आउट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान, बिल्कुल ठीक है। सूचना और समझ दोनों होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। संप्रेषण सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस है भाई, चलता रहता है, ये भी सही है। फिर वित्तीय प्रक्रिया है, वो भी सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? सभी सही है, तो कुछ भी अलग गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ए बी सी डी सभी ऑप्शन जो है हमारे कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर लीजिए, पीवाईक्यू है आपका।
ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये ग्रेप वाइन के ऊपर, याद रखिएगा, मैंने तब भी बताया था आपको क्लास में। ग्रेप वाइन शब्द यानी अंगूरी लता, हिंदी में क्या है, अंगूरी लता या फिर अफवाह संप्रेक्षण भी कहते हैं इसको। शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। ग्रेप वाइन शब्द किस निम्नलिखित में से किस रूप में और जाना जाता है, किसका और नाम क्या है, हमने पढ़ा था तो किया था ये। नीचे की ओर यानी कि नीचे की ओर संचार यानी कि किस तरीके का, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को क्या कहते हैं, अधोगामी। औपचारिक अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल। ऊपर की ओर यानी अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वगामी, ठीक है ना, ऊर्ध्वगामी। और ये क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, इस तरीके का। तो कौन सा वाला था इसमें से, याद होगा, आ गया होगा आपको। तो नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर का जो संप्रेक्षण, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, नीचे की नहीं, ये अनौपचारिक संप्रेक्षण में आप हमने किया था, राइट। अनौपचारिक यानी कि जहां पर चीजें क्या हो जाती हैं, ग्रेपवाइन का मतलब क्या है, जहां पर जो है एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा चढ़ाकर या एक्स्ट्रा करके कर देते हैं, वहां पर जो है ग्रेपवाइन। कौन सा है ग्रेपवाइन, किसमें है, अनौपचारिक में। किसमें, अनौपचारिक एंड इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल को जो है हम क्या कह देते हैं, ग्रेपवाइन भी कह देते हैं। जहां पर क्या होता है, देखिए, क्योंकि अनौपचारिक संचार में नियम फॉलो नहीं होते हैं, वहां पर अपने अनुसार, जैसे क्या आप अपने फ्रेंड से अपने घर में बात करते हुए कोई नियमों का फॉलो करते हैं, कई बार आप झूठ भी बोल देते हैं, कई बार बनावटी सताने के लिए कुछ बोल देते हैं, तो वो जो सूचना का अस्तित्व है वो खो जाता है, जो असली अस्तित्व है। तो तभी उसे ग्रेपवाइन भी कह देते हैं, अंगूरी लेता या फिर अफवाह संप्रेषण। तो उसका अन्य नाम क्या है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर मैं बात करूं तो 2015 का क्वेश्चन है, कब का है, पीवाई की जो मैं बता रही हूँ कब है, 2015, ठीक है। अब आप मुझे अपने मैसेज के थ्रू ये बताइएगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वो लूंगी क्लास अच्छे से। क्या आपको पीवाईक्यूज पूरे पूरे मतलब कि ईयर वाइज करने हैं, जैसे कि मान लो पहले हमने 2015 कर लिया, 16 कर लिया, फिर 17 के, इस तरीके से आपको करना चाहते हैं, यानी कि पीवाईक्यूज करना चाहते हैं या नहीं? तो अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं। आप टेलीग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, उसके बाद है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेक्षण का सिद्धांत नहीं है? प्रभावी संप्रेक्षण का सिद्धांत नहीं है। पहला, प्रत्यकारी और विश्वासोत्पादकवर्ता, श्रोताओं की भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए, सूचना का एक तरफा अंतरण क्या होना चाहिए, एक तरफा। ग्रेपवाइन का रणनीतिक प्रयोग, रणनीतिक प्रयोग मतलब जहां पे जरूरत है कि उसके साथ क्या होगी, हमारा जो संचार है वो अच्छा हो रहा है, अगर तब ग्रेपवाइन का प्रयोग किया जाएगा तो उसे रणनीतिक प्रयोग ही कहा जाएगा। तो इसमें से क्या है, प्रभावी संप्रेक्षण सिद्धांत क्या नहीं है? तो सूचना जब एक तरफा ही रहेगी, अंतरण उसका एक तरफा ही रहेगा, तब हमने अभी पढ़ा ना कि जब भी संप्रेक्षण एक तरफा होगा तो वो प्रभावी कम होगा या नहीं होगा। हमेशा दो तरफा संप्रेक्षण ही क्या होगा, इफेक्टिव होता है। प्रश्न संख्या 15 पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 15, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, संप्रेषण में भाषा होती है, कैसी होनी चाहिए भाषा, वाचिक, अंतर्व्यक्तिक, प्रतीकात्मक और गैरवाचिक। तो किस तरीके की भाषा होनी चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए वाचिक। वाचिक कैसी, शाब्दिक, है ना, शाब्दिक पढ़ा था ना हमने, शाब्दिक और अशाब्दिक, वाचिक और गैरवाचिक। तो कैसी होनी चाहिए, वाचिक होनी चाहिए संप्रेषण में भाषा। प्रत्येक प्रकार के संप्रेक्षण प्रभावित होता है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेक्षण किससे प्रभावित होता है, अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनियमन से या फिर संदर्भ से। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है संदर्भ से जो है वो प्रभावित होता है। ये आपका 2015 का ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये भी आपका, ठीक है भाई। तो अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हैं ईयर वाइज तो आप मुझे बताइएगा, उसमें हम पूरा पेपर उठाएंगे 50 क्वेश्चन, और उन्हें क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तभी होगा ये जब आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि आप करना चाहते हैं या नहीं, वो विद आंसर और विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियां या मनोवृत्तियों कार्यों एवं प्रकरण को किस रूप में समझा जाता है? कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों कार्यों एवं प्रकरण को किस रूप में समझा जाता है, शाब्दिक, अशाब्दिक, अव्यक्तिक या असंगत? क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है अशाब्दिक, यानी लिखित में होता है ना। शाब्दिक मतलब जो है आपका मौखिक होता है, और अशाब्दिक आपका लिखित होता है, ठीक है। तो अशाब्दिक इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय कैसा होता है? शिक्षक कौन है, आपका हेड है, और आप क्या है, छात्र, छात्र उसके स्टूडेंट हुए, यानी कि वो क्या कर सकता, कैसा होता है, अप्रामाणिक होता है, विवचनात्मक होता है, उपयोगितावादी होता है, प्रतिरोधक होता है। तो कैसा होता है भाई, उपयोगितावादी होता है, राइट। कैसा होता है, उपयोगितावादी, सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19, कक्षा में संप्रेषण का विश्वास पर निर्धारित होता है।
कक्षा में संप्रेक्षण किस विश्वास पर निर्धारित होता है, ये कहना चाह रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा गड़बड़ हो गया। या एक विश्वास जो है कब बनता है, तो अतिशयोक्ति के प्रयोग से बनता है, बिल्कुल नहीं। आवाज स्तर के परिवर्तन से होने चाहिए लेकिन उससे विश्वास बनता है, ऐसा नहीं है। अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से या नजर मिलाने से। देखो जब विश्वास से कोई चीज कही जाती है तो हमेशा नजर मिलाकर कही जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका PYQ है। तो कुछ ये कुल 19 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन हमारा यहीं तक था। 19 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 भी हम करेंगे। और जो है आप लोग चाह रहे थे कि मैं इसके बाद जो है मुझे कमेंट और मैसेज के थ्रू आप लोगों का मिला कि हमने क्या क्या कर लिया, रिसर्च कर लिया, ICT कर लिया, कम्युनिकेशन कर लिया। तो अगला जो होगा लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्योंकि कई बच्चों कई जो हमारे साथी हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग हो। तो बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी आएगी। कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो चुका है, हमने उसका एक जो है पार्ट 1 का टेस्ट भी कर लिया। पार्ट 2 होगा इसका, वो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप, मैंने जैसे कहा कि अगर आप PYQs की पूरी क्लास चाहते हैं ईयर वाइज, तो वो भी आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू, वो भी हम करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक हो गया, यानी अगली जो हमारी यूनिट होगी वो होगी आपकी कौन सी, अगली यूनिट होगी आपकी जो है लॉजिकल रीजनिंग, या फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक करके सब खत्म करना है। तो जरूरी नहीं है कि अगर इस बार लॉजिकल रीजनिंग नहीं हुआ तो आगे कर सकेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने कराया नहीं है, तो ऐसा मत सोचना, वो भी होगा। जो भी आपकी परेशानी होगी, यहाँ पर देखिए ये चैनल आपके लिए ही मैंने किया है, कि आप ही के लिए है, कि क्योंकि हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी काफी लोगों को, तब हमने ये जो है इसका ये एक सोल्यूशन मुझे मिला, तो मैंने इसके लिए किया। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है आप ही से, क्योंकि आप ही से मुझे मोटिवेशन मिला है इसको शुरू करने का भी, तो आगे इसको बढ़ाने का मोटिवेशन भी आपसे ही मिलेगा, ठीक है। और इसके आंसर जो है, ये जो आपको PDF है वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और इसके जो आंसर्स है वो भी मैं वहां पर आपको अलग से एक शीट पर दूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और आप शेयर तो जरूर करेंगे, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।